नमस्कार, मैं हूं रमेश परमार और आप देख रहे हैं आरपी यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके समझ एक प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा एवं भेद। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। इसको अच संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वर संधि में स्वर वर्णों का ही आपस में मेल होता है और स्वर वर्णों को अच वर्ण भी कहते हैं। अच एक प्रत्याहार है और उस अच प्रत्याहार में सभी संस्कृत वर्णमाला के स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए इसका नाम अच संधि भी है। स्वर संधि की परिभाषा इस प्रकार है संस्कृत में कि स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। अर्थात कोई दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। आपस में कोई दो स्वर वर्ण मिले तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। वो उदाहरण स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे स्वर वर्ण कैसे, इस प्रकार कि विद्या के अर्थी ये दो पद हैं। इस विद्या का अंतिम वर्ण आ और अर्थी का पहला पद अ। आ भी स्वर है और अ भी स्वर है, ये दोनों स्वर वर्ण है। इसलिए इनसे मिलकर जो पद बनेगा विद्यार्थी, वो स्वर संधि का उदाहरण कहलाएगा, यानी ये स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण से समझिएगा। पर धन उपकार, पहला पद पर है और दूसरा पद उपकार है, तो पर का अंतिम वर्ण अ और उपकार का प्रथम वर्ण उ, दोनों अ और उ दोनों वर्ण स्वर वर्ण हैं। इस प्रकार ये स्वर वर्ण हैं और इनसे मिलकर के संधि युक्त पद बनेगा, संधि पद बनेगा, वो होगा परोपकार। तो इसे भी हम स्वर संधि का उदाहरण कह सकते हैं। एक बार फिर से स्वर संधि की परिभाषा संस्कृत में क्या है? स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण से मेलनम स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। यानी आपस में कोई दो स्वर वर्ण मिले तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से आपने समझा। कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से फोन करके क्लियर करवा सकते हैं। आगे स्वर संधि के कितने भेद हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वर संधि के मुख्यतः 7 भेद हैं। स्वर संधि के 7 भेद हैं, वो इस प्रकार हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की हैं? स्वर संधि सप्तभेदा। संधि यानी स्वर संधि के अर्थात स्वर संधि के 7 भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? 7। पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दूसरे का नाम है गुण संधि। तीसरे का नाम है वृद्धि संधि।
चौथा प्रकार हो जाएगा यण संधि। पांचवा प्रकार हो जाएगा अयादी संधि। छठा प्रकार हो जाएगा पररूप संधि। और सातवां प्रकार हो जाएगा पूर्व रूप संधि। आपको यदि नोट करना है तो आप बीच में वीडियो को बीच बीच में रोक करके नोटबुक में कर सकते हैं, रफ बुक में कर सकते हैं और फिर आराम से अपने फेयर बुक में लिख भी सकते हैं। तो स्वर संधि के भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि शब्द भेदा संधि। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी, पररूप और पूर्व रूप। अब सबसे पहला प्रकार है वो दीर्घ संधि हम आज पढ़ेंगे। स्वर संधि का भेद दीर्घ संधि। स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। अक सवर्णे दीर्घ। यहां ये अक क्या है? प्रत्याहार। अक क्या है? प्रत्याहार। सवर्ण यानी समान वर्ण। दीर्घ यानी दीर्घ। ये तो इनका अर्थ हो गया। अब अक यानी प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है, और सवर्ण यानी समान। अब अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री और द्री। ये एक प्रत्याहार में आते हैं। प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं और इनके बाद समान वर्ण। समान वर्ण आए तो वो दीर्घ संधि हो जाती है। सूत्र को इस प्रकार हिंदी में क्या करेंगे? अर्थात यदि अक प्रत्याहार अक वर्णों का मेल समान वर्ण से हो। समान का मतलब अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? अ, ई, उ दोनों, ह्रस्व और दीर्घ दोनों, ह्रस्व और दीर्घ दोनों। अ ह्रस्व का मतलब ह्रस्व अ, दीर्घ आ, ई, उ, री, री और द्री। अपने संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर। हिंदी में 11 होते हैं। 13 कैसे हुए संस्कृत में? अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ और औ। ये 13 स्वर है। हिंदी में री दीर्घ नहीं होता है। अपने संस्कृत में री ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है, और द्री को दीर्घ और ह्रस्व दोनों में से किसी एक को मानना पड़ता है, या तो ह्रस्व मानो या दीर्घ मानो। इस प्रकार 13 स्वर होते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ, ई, उ, री और द्री। ये अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। इन अक प्रत्याहार वर्णों का अक वर्णों का मेल समान वर्ण यानी उसी जैसा। समान वर्ण का मतलब उसके समान। जैसे पहले पद में आया अ, तो आगे वाले पद में भी अ या आ दोनों में से एक आवे ह्रस्व या दीर्घ। पहले पद में ई आया तो दूसरे पद में भी ह्रस्व या दीर्घ ई आ सकता है। दूसरे पहले पद में ह्रस्व उ या दीर्घ उ आया है
तो दूसरे पद में भी उत्तर पद में भी अश्व उ या दीर्घ उ आवे तो वो समान वर्ण कहलाता है। समझ गए होंगे आप। तो अक वर्णों के पश्चात यदि कोई समान वर्ण यानी उन्हीं के जैसा वर्ण आवे वर्ण हो तो वह दीर्घ संधि कहलाता है। वह दीर्घ संधि कहलाता है। समझ गए होंगे। वर्णों का मेल समान वर्ण यानी इसी जैसा दोनों पदों के जो वर्ण मिल रहे होते हैं स्वर वर्ण मिल रहे होते हैं वो वर्ण एक समान हो तो उसका नाम दीर्घ है और उससे बनकर के दोनों ह्रस्व या दीर्घ दोनों कोई भी में से एक दोनों मिलकर के दीर्घ वर्ण बन जाएगा तो ये दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे विद्यालय ये पद हैं संधि विच्छेद इस प्रकार होगा विद्या धन आलय इसमें पहला पद विद्या पहले पद का अंतिम अक्षर आ और उत्तर पद का प्रथम अक्षर आ दोनों एक समान करने और इनसे मिलकर के भी दीर्घ आ बन जाएगा और विद्यालय पद बना। इसी प्रकार परमादेश परमादेश परम धन आदेश प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ। मैंने कहा था कि अश्व या दीर्घ दोनों में से कोई एक हो सकता है लेकिन है समान अ है आ है। अ के बाद यदि उ आवे या ई आवे अ के अलावा कोई अन्य स्वर आवे तो वो असमान वर्ण है लेकिन अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से अ या आ में से कोई भी वर्ण आवे तो वो दीर्घ मतलब वो समान वर्ण कहलाता है। तो यहाँ प्रथम पद में प्रथम पद का अ वर्ण और उत्तर पद का आ वर्ण ये दोनों वर्ण समान है इसलिए ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण। इसी प्रकार रविंद्र संधि विच्छेद इस प्रकार होगा रवि धन इंद्र तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई दोनों ह्रस्व ही हैं लेकिन समान है ई है ई के बाद उ नहीं है वो नहीं है समान वर्ण है इसलिए ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। समान वर्ण दीर्घ हो जाएगा ई। इसी प्रकार कपि धन संधि युक्त पद पहले कपीस और इसका विच्छेद इस प्रकार कपि धन इस प्रथम पद कपि का अंतिम वर्ण ई अश्व और उत्तर पद ईश का प्रथम वर्ण दीर्घ ई अश्व ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बनेगा। इस प्रकार गुरु गुरुपदेश गुरु संधि विच्छेद गुरु धन उपदेश गुरु का उ
उद्देश्य का उ दोनों हस्व हैं और मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। लघु उर्मी, लघु उर्मी, लघु दंत उर्मी, लघु का उ अश्व और उर्मी का उ दीर्घ, दोनों मिलकर के दीर्घ उ बनेगा। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। रीकार का उदाहरण कर लेते हैं। औत्री, औत्रकार, विच्छेद होगा इसका, औत्री, धनरीकार, औत्री का री, ये री की मात्रा है, री से ऋषि और रीकार का ये री, दोनों हस्व री मिलकर के दीर्घ री बनेगा और दीर्घ री इस प्रकार लिखा जाता है, या ऐसे भी इसको लिखते हैं। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण थे। दीर्घ संधि में सामान्य प्रक्रिया उदाहरण के माध्यम से आपने समझ लिया। सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार होती है, सभी अकवर्णों की, वो आप बार लिख दीजिएगा। सामान्य प्रक्रिया अ या आ, पूर्व पद में अ या आ हो और उनका में यदि अ या आ से हो जाए तो क्या बन जाता है? आ। ई अश्व या दीर्घ मिल, अश्व या दीर्घ से ई अश्व या दीर्घ, अश्व ई या दीर्घ से मिलेगी तो क्या बन जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार उ अश्व या दीर्घ उ मिलने पर दीर्घ उ बन जाएगा। चौथी जो प्रक्रिया होगी, दीर्घ संधि में सिर्फ अकवर्ण ही आते हैं। उ अश्व या दीर्घ, अश्व या दीर्घ उ से मिलेंगे तो दीर्घ उ बन जाएगा। पांचवी जो प्रक्रिया होगी वो होगी ये री अश्व या दीर्घ री से मिलेगा तो दीर्घ री बन जाएगा। ये है दीर्घ संधि की सामान्य प्रक्रिया है। कुछ उदाहरण आप लिखिए जो आप कॉपी में अभ्यास के लिए करेंगे। विच्छेद करना, यहाँ जो उदाहरण लिख रहा हूं उनका विच्छेद करना है और इधर जो लिख रहा हूं उनका संधि करना।